हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से एक सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े महाजनपद मगध महाजनपद पर शासन करने वाले सबसे शक्तिशाली वंश मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद 16 महाजनपद वजूद में आए और इनमें मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा तथा इसमें कई राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहला वंश जिसने मगध पर शासन किया वो था हर्यक वंश। उसके बाद सत्ता में आया था शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश ने शासन किया और इन तीनों वंशों को हमने पिछली वीडियोज में विस्तार से पढ़ा है। तो इन तीनों वंशों की समाप्ति के बाद मगध की सत्ता में जो सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण वंश आया वो था मौर्य वंश, जिसकी चर्चा किए बगैर प्राचीन इतिहास अधूरा मालूम होता है। तो आइए इसी को बिंदुवार स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मौर्य वंश का पूरा शासनकाल 322 ईसा पूर्व से शुरू होकर 185 ईसा पूर्व तक चला, यानी लगभग 137 वर्षों की लंबी अवधि तक इस वंश ने मगध पर हुकूमत की, जिसमें कई प्रमुख राजा हुए जिन्होंने लगभग पूरे भारत में अपने शासन का विस्तार किया। यहाँ एक बुनियादी प्रश्न पैदा होता है कि इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं, यानी इस वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। तो आइए आगे बढ़ने से पहले इसको जान लेते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए दो प्रकार के स्रोत बहुत ही अहम और प्रमुख माने जाते हैं, जिनसे हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और इसकी जानकारी का दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। तो इन दो स्रोतों से हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जहाँ तक बात है साहित्यिक स्रोत की, तो इसमें जो भारतीय इतिहासकारों ने इस वंश के बारे में लिखा है वो और कुछ विदेशी इतिहासकारों के साहित्य भी मिलते हैं और कुछ धार्मिक ग्रंथों से भी इस वंश की जानकारी मिलती है। और जानकारी का जो दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, तो उस समय की जो पुरानी वस्तुएं मिली उनसे भी हमें इस वंश के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो आइए इन दोनों को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रमाण है अर्थशास्त्र। आपने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीतिक और लोक प्रशासन विषय पर आधारित था, जिसमें राजा के द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासनिक तौर तरीकों की जानकारी दी गई है। अर्थात राजा किन सिद्धांतों पर शासन चलाता था, तो उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अर्थशास्त्र को राजनीतिक विषय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक समझा जाता है। तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पर है इंडिका। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेगस्थनीज, जो कि एक यूनानी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, जिसे भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने मौर्य वंश के सामाजिक और प्रशासनिक हालातों का वर्णन किया। हालांकि इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इससे मौर्य वंश के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो पुराण है तथा बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों, जिसमें दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथों से भी इस मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। और इन सब में जो एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की है। इसमें विशाख दत्त ने बताया है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश के राजा धनानंद के विरुद्ध एक चक्रव्यूह तैयार किया, जिसकी सहायता से धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित काफी अहम जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये तो बात हुई साहित्यिक स्रोत की। अब आइए देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों को, जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें अशोक के अभिलेख काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें शिलालेख और स्तंभ लेख आदि शामिल हैं। उन पर खुदाई करके जो अक्षर लिखे गए हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम में, स्पेशली अशोक के समय में शासन प्रशासन कैसा था तथा अशोक की जो धम्म नीति थी उसकी जानकारी भी मिलती है।
इसी तरह कला, साहित्य और लिपि की जानकारी भी इन्हीं अभिलेखों से मिलती है। इसी तरह भवन, गुफा, स्तूप और मृद भांड आदि से भी मौर्य काल के बारे में बहुत सारी अलग अलग जानकारियां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत ही आलीशान और विशाल राजपाट था, जिसके अवशेष हमें पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से मिले हैं। तो इन सब से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये थे वो मुख्य स्रोत जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। अब आइए देख लेते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। तो इसके पीछे जो मेन कहानी है वो ये है कि जब मकदूनिया के शासक सिकंदर, जिसका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था, उसने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। क्योंकि इस समय मगध एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था, एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो सिकंदर को रोक सकता था। इसीलिए चाणक्य धनानंद के पास जाते हैं, जो उस समय मगध का शासक था। चाणक्य उसके दरबार में जाते हैं और आग्रह करते हैं कि वो सिकंदर का मुकाबला करे और उसे आगे बढ़ने से रोके। लेकिन धनानंद एक बहुत ही क्रूर और अहंकारी शासक था। उसने बजाय चाणक्य की बात समझने के उल्टा चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से निकलवा दिया। लेकिन चाणक्य ने भी धनानंद से कहा कि जब तक मैं तुम्हें मगध की गद्दी से हटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसी क्रम में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं और उसे राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा देते हैं और फिर उसकी मदद से धनानंद को पराजित करते हैं, जिसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करने और मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो इसका उत्तर है चाणक्य ने की थी, क्योंकि सारा चक्रव्यूह चाणक्य ही का रचा हुआ था। और इन्हीं सब बातों की चर्चा हमें मुद्रा राक्षस में मिलती है, जिसके बारे में अभी मैंने पीछे आपको बताया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हमें मौर्य वंश के बारे में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलती है और किस प्रकार से मगध की सत्ता से नंद वंश की समाप्ति होती है और मौर्य वंश की स्थापना होती है, जो कि मगध महाजनपद पर शासन करने वाला सबसे शक्तिशाली राजवंश साबित होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य वंश में प्रमुख राजा कौन से हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और आखिरी शासक बृहद्रथ के बारे में जानेंगे। तो अब आइए मौर्य वंश के शासकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य इस मौर्य वंश के संस्थापक और पहले राजा थे। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की और 298 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। तो आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डेट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में मतभेद है। इसमें दो प्रकार की राय हैं। जैसे जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, यानी क्षत्रिय कहकर संबोधित किया गया है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे पुराण और मुद्रा राक्षस आदि में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहकर संबोधित किया गया है। तो याद रहे कि इसकी जाति के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ इसे क्षत्रिय बताते हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में इसे शूद्र बताया गया है। अगला पॉइंट है कि मौर्य वंश के समय में यूनानियों का भारत से काफी गहरा संबंध था। उस समय के जो यूनानी साहित्य थे उसमें दो शब्द प्रमुख रूप से मिलते हैं। पहला है सैंड्रोकोटस और दूसरा है एंड्रोकोटस। तो इसमें यूनानी इतिहासकार जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया था, जबकि एपियन और प्लूटार्क जैसे यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस का नाम दिया था। लेकिन उस समय यूनानी इतिहास में लिखे इन दो नामों के बारे में कंफर्म नहीं था कि ये किस राजा के बारे में लिखा गया है। लेकिन बाद में जब 1784 में विलियम जोन्स द्वारा भारत में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ, तब विलियम जोन्स ने ही पहचाना और क्लियर किया कि यूनानी इतिहास में यूज किए गए ये दो शब्द यानी सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही के लिए यूज किए गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा कि यूनानी इतिहास में दो शब्द यूज किए गए हैं, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किए गए हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज और पहचान विलियम जोन्स ने की थी। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लेकर पूरब में बंगाल तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और कहा जाता है कि इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी राजा या राजवंश ने धरती के इतने बड़े भूभाग पर हुकूमत की हो और शासन चलाया हो। और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एकीकरण और एकत्रित करने के मामले में पहला व्यक्ति और राजा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये पहली बार था कि एक राजा केंद्र में होता था जो पूरे साम्राज्य पर शासन करता था। यानी यहाँ केंद्रीकृत प्रशासन था जहाँ राजा केंद्र में होता था। और इस साम्राज्य विस्तार के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे छोटे बड़े क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया था और उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन उसके सबसे अहम लड़ाई जो हुई थी वो सेल्यूकस निकेटर से हुई थी, जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो भारत पर विदेशी आक्रमण वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जब उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने और युद्ध करने से इनकार कर दिया तो सिकंदर जब अपने जीते हुए साम्राज्य को छोड़कर वापस जाने लगता है तो इसी सेल्यूकस निकेटर को तक्षशिला प्रांत का राजा बनाकर चला जाता है। तो सिकंदर के जाने के बाद लगभग 305 ईसा पूर्व में इसी सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार गया तथा दोनों यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि हुई जिसमें 2-3 बातों पर सहमति बनी। जिसमें से पहली बात ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट में दिया और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने 4 क्षेत्र कंधार, काबुल, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। और दूसरी चीज ये हुई कि मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी विद्वान और दार्शनिक था, जिसके बारे में मैंने पीछे आपको बताया कि इसने बाद में इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी। तो ये मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक राजदूत की हैसियत से रहा करता था, लेकिन संधि के बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया और इस संधि में दोनों के बीच एक और संबंध हुआ, वैवाहिक संबंध, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, जिसके बाद संपूर्ण साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो गया। यहाँ अलग से एक फैक्ट हम लोग और जान लेते हैं। वो फैक्ट ये है कि यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से नंद वंश के शासक धनानंद के खिलाफ सहायता मांगी थी। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं कि दोनों की मुलाकात हुई थी। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात का वर्णन किस इतिहासकार ने किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्णन इतिहासकार जस्टिन ने किया है, जो कि एक यूनानी था। और इसी जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख सेना थी, जिसकी सहायता से उसने पूरे भारत को तहस नहस करके अपने अधीन कर लिया था। तो आइए अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की। तो अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म की दिगंबर परंपरा के संस्थापक भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया था, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये संलेखना विधि क्या है? तो दोस्तों, संलेखना विधि एक बहुत कष्टदायक विधि है जिसमें इंसान अन्न और जल त्याग देता है और अपने शरीर को कष्ट देकर खत्म कर देता है। इसके बारे में मैंने जैन धर्म की वीडियो में विस्तार से बताया है, आप चाहें तो इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 ईसा पूर्व से शुरू होकर 298 ईसा पूर्व में समाप्त होता है। अब आइए पढ़ते हैं मौर्य वंश के अगले शासक बिंदुसार के बारे में। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध का अगला शासक बनता है, जिसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक चला। बिंदुसार को एक और नाम अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला।
और ये अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रहे कि इसका एक और नाम अमित्रघात था। इसके अलावा जैन धर्म के साहित्यों में बिंदुसार को सिंहसेन नाम से भी संबोधित किया गया है। तो अमित्रघात और सिंहसेन ये दोनों नाम बिंदुसार ही के थे। बिंदुसार के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि तक्षशिला का क्षेत्र जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उसी तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में कई बार विद्रोह हुआ, जिसमें 2 बार बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, जिसमें ये क्षेत्र हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो बिंदुसार ने उस विद्रोह को काबू में करने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल रहा, जिसके बाद बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था। कहा जाता है कि अशोक ने बड़े क्रूर तरीके से तक्षशिला के विद्रोह को दबाया, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया, यहाँ तक कि औरतों को भी नहीं बख्शा गया। और इस क्रूरता को देखकर तक्षशिला के आसपास के राज्य भी सहम गए थे। और इसी के बाद से कहा जाने लगा कि अशोक में एक अच्छा शासक बनने की योग्यता है। तो बिंदुसार के चैप्टर में तक्षशिला के विद्रोह की ये घटना बहुत ही अहम मानी जाती है, एग्जाम और इतिहास दोनों के हिसाब से। आइए इसे एक बार और संक्षेप में देख लेते हैं। तो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में जब बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम, जो वहां का राजकुमार था, असफल होता है, तो अशोक को तक्षशिला भेजा जाता है, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक इस विद्रोह को बड़े ही क्रूर तरीके से दबा देता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के समय में कुछ विदेशी संबंध भी थे, जैसे उस समय सीरिया का राजा एंटियोकस था, जिसे बिंदुसार ने एक बार पत्र लिखा था, जिसमें उसने एंटियोकस से 3 चीजों की मांग की थी। सूखे इंजीर की मांग की थी, अंगूरी शराब की मांग की थी, और तीसरा एक दार्शनिक की मांग की थी, जिसमें से एंटियोकस ने सूखे इंजीर और अंगूरी शराब वहां से भेजा था, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि दार्शनिक भेजना उनकी परंपरा और नियम के खिलाफ था। तो याद रखिएगा कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से इन 3 चीजों की मांग की थी, सूखे इंजीर, अंगूरी शराब और एक दार्शनिक। तो एंटियोकस ने सूखे इंजीर और अंगूरी शराब भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक भेजने की मांग को ठुकरा दिया था। इसी तरह मिस्र के राजा टालमी सिकंड, जिसे कहीं फिलाडेल्फस भी लिखा जाता है, तो इस टालमी सिकंड या फिलाडेल्फस से भी बिंदुसार का संबंध था, जिसने बिंदुसार के दरबार में डायनोसिस नाम का एक राजदूत भेजा था। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीस किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसी तरह से मिस्र का राजदूत डायनोसिस किसके दरबार में आया था? तो डायनोसिस बिंदुसार के दरबार में आया था, जिसे टालमी या फिलाडेल्फस ने भेजा था। तो ये थे बिंदुसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब आइए मौर्य वंश के सबसे अहम शासक अशोक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध का राजा बनता है। यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई और अशोक राजा बनता है 269 ईसा पूर्व में। तो ये बीच के 4 सालों में क्या हुआ? तो बौद्ध ग्रंथों से ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक के और भाइयों में राजा बनने की एक होड़ शुरू हो गई, एक संघर्ष शुरू हो गया। और इस संघर्ष के दौरान अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, और इसी क्रम में ये 4 साल का गैप पैदा हो गया। हालांकि इस 99 भाइयों की हत्या के सिलसिले में इतिहासकारों में सहमति और असहमति दोनों देखने को मिलती है। बहरहाल आप इसे याद रखिए, एग्जाम दीजिए और आगे बढ़िए। तो अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा, और राजा बनने से पहले अशोक अवंती क्षेत्र का राज्यपाल था। अशोक से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि राजा बनने के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में उसने साम्राज्य और व्यापार को विस्तार देने के लिए उसने कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा और उसके आसपास वाला क्षेत्र है, उस पर हमला कर दिया। और इस आक्रमण में अशोक ने बहुत ही क्रूरता दिखाई। इसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग बंदी बनाए गए थे। लेकिन बाद में जब उसने युद्ध क्षेत्र का दौरा किया और रोते बिलखते लोगों को देखा,
तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने ये फैसला किया कि अब आगे भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं करेगा, बल्कि वो धर्म के मार्ग पर चलेगा। यानी अब वो युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति अपनाएगा। और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक की धार्मिक नीति में बदलाव आया था, तो कलिंग युद्ध के बाद। और उसने इस चीज का उल्लेख अपने 13वें शिलालेख में किया है कि इस युद्ध के बाद वो धम्म घोष की ओर आकर्षित और प्रेरित हो जाता है, तथा इस युद्ध के बाद वो एक बौद्ध भिक्षुक से मिला जिसका नाम था उपगुप्त, जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ उपाय भी अपनाए, जैसे धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, शिलालेखों का निर्माण कराना तथा उन पर अच्छे अच्छे विचारों को लिखवाना, ताकि लोगों के अंदर नैतिकता और अच्छाई पैदा हो सके। इसके अलावा उसने शासन में मांसाहार को पूर्ण रूप से बंद करवाने का फैसला किया। लेकिन उसकी एक खास बात ये थी कि उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, यानी उसने इसे लोगों पर जबरदस्ती नहीं थोपा। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये दोनों नाम काफी इम्पोर्टेंट हैं। बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा था। और पीछे आपने पढ़ा कि अशोक के पिता बिंदुसार जो कि अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो अशोक ने अजीवक संप्रदाय के लोगों का भी ख्याल रखा और उनके लिए गया की पास की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिससे पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म के अलावा और धर्मों का भी ख्याल रखा था। अब आइए देख लेते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में। तो दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है और ना ही इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जिसके बाद मगध का सबसे शक्तिशाली वंश मौर्य वंश यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपने विस्तार पूर्वक देखा कि किस प्रकार 322 ईसा पूर्व में शुरू होने वाला मौर्य वंश 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वंश से जुड़ी और जानकारियां, जैसे इसकी सामाजिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्था कैसी थी तथा इसके अभिलेख, वास्तुकला और स्पेशली अशोक की धम्म यात्रा के बारे में हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इस वीडियो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।